नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन ने भौतिक प्रदेश के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने थार के मरुस्थल की संपूर्ण जानकारी ले ली थी। लगभग 3 भाग के अंदर अपन ने उसकी जानकारी ली थी, जिसमें अपन ने थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांट करके अच्छी तरह से उसका अध्ययन कर लिया था। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम अरावली पर्वतमाला। सेकंड नंबर का अपना है भौतिक प्रदेश में अरावली पर्वतमाला। ठीक है, बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। देखो, अगर अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करते हैं तो देखो, अब जो अरावली पर्वतमाला है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि ये इस प्रकार से अपने अरावली पर्वतमाला राजस्थान में स्थित है। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन सा अपना अरावली पर्वतमाला का है। ठीक है, देखो अरावली पर्वतमाला जो है ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला है ये विश्व की प्राचीनतम और कौन सी पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला। अब बात करते हैं वलित पर्वतमाला किसे कहते हैं। ऐसी पर्वतमाला जिसकी उत्पत्ति के समय वलन पड़ जाता हो। क्या पड़ जाता हो? वलन पड़ जाता हो, वह पर्वतमाला जो होती है क्या कहलाती है? वलित पर्वतमाला कहलाती है। वलन कैसे? कुछ भूभाग ऊपर उठा हो, कुछ भूभाग नीचे जाता हो, कुछ भूभाग ऊपर उठा हो, कुछ भूभाग नीचे जाता हो, कुछ भूभाग ऊपर उठा हो। इस प्रकार से वलनाकार जो आकृति होती है पर्वतमाला की, वह पर्वतमाला क्या कहलाती है? वलित पर्वतमाला कहलाती है। क्लियर रहता है चीज। आगे बात करते हैं इसकी जो उत्पत्ति होती है प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। इसकी जो उत्पत्ति होती है कौन सी युग में हुई थी? प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। अरावली पर्वतमाला है ये भारत के कितने राज्यों में फैली हुई है? तो देखो, एक तो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। राज्य की बात करें तो 3 राज्यों में मुख्य रूप से फैली हुई है और एक केंद्र शासित प्रदेश में मुख्य रूप से फैली हुई है, दिल्ली में। राज्य की बात करें तो कितने राज्यों में फैली हुई है? 3 राज्यों में फैली हुई है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा मुख्य रूप से फैली हुई है। और आगे कहां तक फैली हुई है? दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश तक मुख्य रूप से फैली हुई है। तो ये पर्वतमाला राजस्थान को 2 असमान भागों में विभाजित करती है। यह पर्वतमाला राजस्थान को 2 असमान भागों में विभाजित करती है। कैसे करें? देखो, ये अरावली पर्वतमाला इधर वाला भूभाग हो गया, इधर वाला जो भूभाग है ये, इधर वाला जो भूभाग है ये, असमान भागों में, दोनों असमान भाग है। देखो कैसे, ये भूभाग है, इसके इधर इधर तो वर्षा भी बिल्कुल कम होती है, जलवायु गर्म होती है। इसके अलावा जो मृदा है ये रेतीली मृदा पाई जाती है। भूभाग है ज्यादा उपजाऊ नहीं है। पश्चिम की तरफ इधर की बात करते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इधर वर्षा भी जो होती है 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और भूभाग है यह नदी द्वारा बना हुआ है। इसके अलावा बात करती है सर्वाधिक क्या उपजाऊ है। इसलिए कितने भागों में बांटती है? 2 असमान भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। अरावली पर्वतमाला को भारतीय जल विभाजक रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय जल विभाजक रेखा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? अरावली पर्वतमाला को। अगर बात करते हैं 50 सेंटीमीटर से इधर, इसकी इधर और इसकी इधर, या फिर इसको ऐसे बात कर लेते हैं, इसके इधर जो भी नदियां जो आती है वो अपना जल लेके जाती है अरब सागर में, और इसका जो नदियां जो होती है जो अपना जल लेके जाती है कहाँ जाती है? बंगाल खाड़ी में लेके जाती है। क्लियर आती है चीज। ठीक है, आगे बात करते हैं। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में किस नाम जानते हैं? आड़ा वाला पर्वत के नाम जानते हैं। अरावली पर्वत को राजस्थान में किस नाम जानते हैं? आड़ा वाला पर्वत के नाम से जानते हैं। और अरावली कहाँ पे जानते हैं? गुजरात में इसे अरावली पर्वत के नाम से जाना जाता है। क्लियर रहता है चीज। आगे बात करते हैं, इसका विस्तार की बात करते हैं तो विस्तार इसका भारत में 492 किलोमीटर है। भारत में जो इसका विस्तार की बात करते हैं तो कितने किलोमीटर है? 492 किलोमीटर है। गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के रायसीना की पहाड़ी तक है। और ये रायसीना की जो पहाड़ी है यहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। रायसीना की जो पहाड़ी यहाँ पे कौन सा भवन बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन इसके ऊपर ही बना हुआ है। क्लियर। आगे बात करते हैं विस्तार राजस्थान में इसका 550 किलोमीटर है। इसका विस्तार जो राजस्थान देखते कितने किलोमीटर? 550 किलोमीटर। सिरोही से खेतड़ी की नीम का थाना स्थित है। और कुल टोटल भारत में जितना जहां तक अरावली फैली हुई है वहां का कितना परसेंट भूभाग अरावली का राजस्थान में है? 79.49%। 9.3% वो राजस्थान की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में है। लेकिन ये जो भूभाग है यह है कि टोटल जो अपनी अरावली पर्वतमाला है उस अरावली पर्वतमाला का कितना परसेंट जो भूभाग है कहाँ पे? राजस्थान में कितना परसेंट भूभाग है? 79.49% जो भूभाग है वो कहाँ पे? अपने अरावली राजस्थान के अंदर पाया जाता है। आगे बात करते हैं अपन अपर्दन व अपक्षय के कारण वर्तमान में यह एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। किसके कारण?
अपर्दन व अपक्षय। अपर्दन यानी तो होता है कि पवन के द्वारा या किसी वर्षा के द्वारा इसका क्या होता हो, अपर्दन होता है, कटाव होता है, वो तो क्या कहलाता है अपर्दन। अपक्षय होता है टूटना। अपक्षय यानी क्या होता है टूटना। टूटने के कारण वर्तमान में ये एक क्या, कौन सी पर्वतमाला, एक अवशिष्ट पर्वतमाला की श्रेणी के अंतर्गत आती है। अरावली की तुलना अमेरिका के अल्पेशियन पर्वतमाला से की जाती है कि जिस प्रकार से अरावली अल्पेशियन पर्वतमाला है अवशिष्ट पर्वतमाला के अंतर्गत वो भी आता है, विश्व की प्राचीन पर्वतमाला में आता है, इसी प्रकार से ही अरावली जो है वो भी इसी प्रकार के इसमें गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे किसकी संज्ञा दी गई है, अल्पेशियन पर्वतमाला से इसकी संज्ञा की गई है, तुलना की गई है। देखो अगर बात करते हैं इस पर्वतमाला की जो ऊंचाई है, चौड़ाई व ऊंचाई की बात करते हैं, दक्षिण पश्चिम में इसकी अधिक ऊंचाई किधर है, दक्षिण पश्चिम में से इसकी कैसी ऊंचाई है, अधिक ऊंचाई। जैसे जैसे हम उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे इसकी ऊंचाई व चौड़ाई जो होती है क्या होती जाती है, कम होती जाती है। दक्षिण पश्चिम में ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये पूर्व। दक्षिण पश्चिम में तो इसकी चौड़ाई क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं इसकी चौड़ाई भी क्या हो जाती है, घटती जाती है। दक्षिण पश्चिम में इसकी ऊंचाई जो होती है वो ज्यादा पाई जाती है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इसकी ऊंचाई क्या होती जाती है, कम होती जाती है। कहा जाता है कि उत्पत्ति के समय जो अरावली की जो औसत ऊंचाई थी 2800 किलोमीटर थी, 2800 किलोमीटर इसकी क्या थी, औसत ऊंचाई थी, जो वर्तमान में कितने किलोमीटर, ओनली फॉर 930 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। जब इसकी उत्पत्ति होती है इस समय इसकी जो औसत ऊंचाई थी 2800 मीटर इसकी ऊंचाई थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 930 मीटर इसकी क्या पाई जाती है, ऊंचाई पाई जाती है। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई शिरोई में स्थित है। अरावली की न्यूनतम ऊंचाई कहाँ पे स्थित है, अजमेर में स्थित है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में स्थित। इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इस प्रदेश में धारवार क्रम की ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है, जिसमें धात्विक खनिज मुख्य रूप से भंडार पाए जाते हैं। अरावली के अगर इसमें बात करते हैं कि इसमें कौन से क्रम की चट्टान पाई जाती है, धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती है। जो इस धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है इसमें धात्विक खनिजों की बहुलता पाई जाती है, भंडार ग्रह पाए जाते हैं। देखो आगे, अरावली राजस्थान के कुल भूभाग के 9.3% भूभाग फैला हुआ है। कुल भूभाग के राजस्थान के जो कुल भूभाग है 3,42,245 वर्ग किलोमीटर भूभाग है, उसमें से 9.3% भूभाग पर जी क्या है, पाई जाती है। यहाँ पर राज्य 10% जनसंख्या निवास करती है। कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है, 10% जनसंख्या यहाँ पे क्या करती है, निवास करती है। राजस्थान की कई जनजातियां निवास करने का इसे आदिवासियों के आश्रय स्थल भी कहा जाता है। जो राजस्थान की जनजातियां हैं वह इस भूभाग में क्या करती है, निवास करती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, आदिवासियों की आश्रम स्थली भी कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। देखो अरावली पर्वतमाला है, यहाँ पे ग्रेनाइट के भंडार पाए जाते हैं, इसके अलावा यहाँ पे जितने भी धातु खनिज उसकी क्या पाए जाते हैं, भंडार पाए जाते हैं, जिसके कारण से राजस्थान के उद्योग धंधे पनप रहे हैं और उन उद्योग धंधों की वजह से राजस्थान में जो व्यक्ति उनको क्या प्राप्त हो रहे हैं, रोजगार प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा जितने भी जो कीमती धातु होती है, धातु के अलावा बात करते हैं जो औषधीय पौधे होते हैं, जो आदिवासी जो व्यक्ति रहते हैं वो आदिवासी व्यक्ति वहां से उनका संग्रहण करते हैं, संग्रहण करके उनको बाजार में क्या करते हैं, बेचते हैं। तो उनकी भी क्या ही एक है जीवन रेखा, मतलब उनको जो आजीवन चलाने के लिए ये मुख्य रूप से क्या करती है, सहयोग करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्लियर। आगे बात करते हैं इसकी, और मुख्य बात जो है वो है कि जैसे कि अपन ने देखा था कि इसकी जो पर्वत श्रृंखला की जो चौड़ाई और ऊंचाई है वो दक्षिण पश्चिम में अधिकतम उत्तर पूर्वी की ओर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ये क्या हो जाती है, कम होती जाती है। और ये भी कहा गया है कि अपर्दन अपक्षय के कारण वर्तमान में एक पर्वतमाला एक अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में जाना जाता है। मैं थोड़ी संक्षेप से जानकारी देता हूँ कि किस प्रकार भूभाग की अगर हम बात करते हैं, आगा वाला भूभाग नीचे है, किस प्रकार पीछे वाला जो भूभाग है ऊंचा है, क्या कारण है, क्या कारण नहीं। ठीक है, बात करते हैं प्राचीनतम वलित पर्वतमाला थी, कौन सी पर्वतमाला थी, प्राचीनतम वलित पर्वतमाला थी। देखो सामान्य जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में कि किस प्रकार से जो भूभाग है, कुछ भूभाग ऊंचा पाया जाता है, कुछ भूभाग क्या पाया जाता है, नीचे पाया जाता है। देखो एक बार समझ लो इसको। एक बार अपन विश्व के मैप के अंदर चलते हैं।
देखो अगर बात करते हैं अपने कि किस प्रकार से अरावली पर्वतमाला है, यह दक्षिण पश्चिम में तो ऊंचाई में पाई जाती है, और जैसे जैसे हम उत्तर पूर्व की ओर जाते रहते हैं इसकी जो ऊंचाई है वो क्या होती जाती है, घटती जाती है। उसकी सामान्य से जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं, क्यों घटती है, किस कारण से घटती है। देखो जब हम बात करते हैं, मैंने आपको पिछले वाले जो अध्याय में वीडियो में बताया था कि कौन सा भूभाग अंगारा लैंड का भूभाग है, कौन सा भूभाग गोंडवाना लैंड का भूभाग है, और भारत का जो अपना दक्षिण का पठार है ये किसका भूभाग माना जाता है, गोंडवाना लैंड का भूभाग माना जाता है। क्लियर। ये अरावली पर्वतमाला थी, यहाँ पे इस प्रकार से स्थित थी, ठीक, इसकी उत्पत्ति के समय यहाँ पे स्थित थी। जो प्लेट विवर्तन का सिद्धांत होता है उसके अंदर कहा जाता है कि यह एक यूरेशियन प्लेट थी और ये थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कुछ आकस्मिक हलचल के कारण ये प्लेट जो होती है दक्षिण अफ्रीका से, अफ्रीका जो महाद्वीप से टूट करके जाती है, अलग हो जाती है। जैसे ही अलग हो जाती है तो ये जो भूभाग है इस प्रकार से गति करने लग जाता है, इधर की ओर क्या करने लग जाता है, गति करने लग जाता है। जब ये भूभाग इधर की ओर गति करता है तो जैसे ही गति करता है इधर की ओर, तो यहाँ पे पहले 33 सागर का पानी भरा हुआ था, सागर था, उसका क्या भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था, ठीक है, यहाँ तक की बात है। अभी जो दो प्लेटें थी, यूरेशियन प्लेट व इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी, दोनों में से सबसे ताकतवर जो प्लेट थी कौन सी थी, यूरेशियन प्लेट थी। दोनों प्लेटें अगर आपस में इस प्रकार से दबाव लगाएगी, इधर से भी दबाव लगाएगी, इधर से भी दबाव लगाएगी, तो देखो कुछ भूभाग ऊपर तो उठेगा, कुछ भूभाग कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। जो भूभाग ऊपर उठा था मैंने आपको बता दिया था कि हिमालय पर्वतमाला की क्या होती है, उससे उत्पत्ति होती है, और जो भूभाग नीचे बैठा था वहाँ पे लाखों वर्षों तक नदियाँ जो होता है अपरदन करने के कारण वहाँ पे जो अवसाद है, अवसाद जमा करने के कारण किसका रूप ले लिया था, मैदानों का रूप ले लिया। लेकिन जब वह प्लेटें आपस में इस प्रकार से दबाव डाल रही थी, दबाव डालने के कारण यूरेशियन प्लेट जो रहती है वो ताकतवर रहती है, भारी रहती है, बड़ी रहती है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या रहती है, छोटी रहती है। जैसे ये प्लेट इसके ऊपर धक्का मारेगी इसे, तो इसका कुछ भूभाग जो था वो कुछ भूभाग इसके नीचे चला जाता है, यूरेशियन प्लेट के नीचे चला जाता है। जैसे यूरेशियन प्लेट के नीचे जाएगा, इस प्रकार से जाएगा, तो पीछे वाला भूभाग कहाँ क्या करेगा, ऊपर की ओर उठेगा। पीछे वाला भूभाग कितनी ओर उठेगा, ऊपर की ओर उठेगा। और ये जो वाला भूभाग था ये सर्वाधिक क्या लगाता है, दबाव लगाता है, इधर वाला भूभाग, और धीरे धीरे किधर की ओर चला जाता है, यूरेशियन प्लेट की ओर चला जाता है। यूरेशियन प्लेट की ओर जाने के कारण आगे वाला भूभाग नीचे की ओर बैठ जाता है, पीछे वाला भूभाग जो होता है किधर हो जाता है, ऊपर की ओर जाता है। जिसके कारण अपन देखते हैं कि राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है वो अरावली पर्वतमाला आगे से जैसे हम उत्तर पश्चिम की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ जाते हैं तो उसकी ऊंचाई क्या होती जाती है, घटती जाती है, और जैसे जैसे हम दक्षिण पश्चिम की ओर आते हैं तो इसकी ऊंचाई क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ये इसके सामान्य चीज। क्लियर। आगे अपन ने बात की थी कि इसकी जो कुल टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 600। लेकिन इसका जो उद्गम केंद्र है, अपन ने पालनपुर गुजरात से इसका उद्गम केंद्र बताया था, और रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक इसका उद्गम स्थान था जो 692 किलोमीटर है, ये भारत। लेकिन जिसका उद्गम केंद्र है, इस उद्गम केंद्र माना जाता है लक्षद्वीप को। इसको माना जाता है लक्षद्वीप, इसका क्या माना जाता है, उद्गम केंद्र माना जाता है। देखो कैसे, देखो यहाँ तक अपन ने अरावली पर्वतमाला ऐसे पढ़ ली कि ये पालनपुर गुजरात से लेकर के ये जो भूभाग है, ये भूभाग क्या अपने अरावली पर्वतमाला का भूभाग माना जाता है। यहाँ तक इसकी जो लंबाई है, दिल्ली रायसीना की जो पहाड़ी है, दिल्ली रायसीना की जो पहाड़ी है, इस रायसीना की पहाड़ी तक है। और यहाँ से अगर बात करते हैं पालनपुर गुजरात, पालनपुर गुजरात जो है यहाँ तक इसकी जो लंबाई है, ये गुजरात है, यहाँ तक इसकी लंबाई 692 किलोमीटर से क्या पाई जाती है, लंबाई पाई जाती है।
लेकिन सिरोही से लेकर के खेतड़ी नीम का थाना तक जो है राजस्थान में इसकी लंबाई कितने किलोमीटर पाई जाती है? 550 किलोमीटर से क्या पाई जाती है? लंबाई पाई जाती है। लेकिन अपन बात करते हैं उद्गम केंद्र। मैंने बताया कि लक्षद्वीप से इसका क्या माना जाता है? उद्गम केंद्र माना जाता है। देखो ये जो भूभाग है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो भूभाग है ये इस प्रकार से जो पानी के अंदर समुद्र के अंदर दबा होने के कारण अपने को दिखाई नहीं देता है, यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो 1100 किलोमीटर इसकी क्या पाई जाती है? लंबाई पाई जाती है। तो इसका जो उद्गम केंद्र है, उद्गम केंद्र किसे माना गया है? लक्षद्वीप को माना गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। वैसे अगर अपन बात करते हैं हिमालय पर्वतमाला की, जो हिमालय पर्वतमाला है ये यहाँ से मुड़ करके पूर्व की तरफ चली जाती है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसे इसी का ही भूभाग माना जाता है। समझ गए? उसी प्रकार से लक्षद्वीप जो है अरावली पर्वतमाला क्या माना जाता है? उद्गम केंद्र माना जाता है और 1100 किलोमीटर की क्या पाई जाती है? लंबाई पाई जाती है उद्गम केंद्र से। और भारत में अगर बात करते हैं जो अपने को दिखाई देती है वो पालनपुर गुजरात से लेकर के दिल्ली रायसीना तक अवशिष्ट रूप में पाई जाती है और लंबाई कितनी पाई जाती है? 492 किलोमीटर पाई जाती है। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी पाई जाती है? 550 किलोमीटर पाई जाती है। अब इसकी जो अगर अब मैंने आपको बताया है कि आगे वाला हिस्सा नीचे की तरफ बैठ गया था, इसके कारण आगे वाला जो हिस्सा है इसका वो तो क्या पाई जाती है? कम ऊंचाई पे पाया जाता है और दक्षिण वाला का जो हिस्सा है वो क्या पाया जाता है? अधिक ऊंचाई पे पाया जाता है। इसकी जो ऊंचाई की अपन ने बात की थी 2800 किलोमीटर इसकी मीटर जो है इसकी उद्गम के समय इसकी क्या थी? औसत ऊंचाई थी, लेकिन वर्तमान में कितनी? केवल 930 मीटर ही है। वर्तमान कितने मीटर है? केवल 930 मीटर इसकी क्या पाई जाती है? औसत ऊंचाई पाई जाती है। अध्ययन की दृष्टि से देखते हैं हम इसको, तो अध्ययन की दृष्टि से इसे हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से देखते हैं इसको हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो देखो एक भूभाग है जैसे अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वतमाला हो गया अपने राजस्थान की 550 किलोमीटर है। एक भूभाग है ये हो गया, एक भूभाग है ये हो गया, एक भूभाग है ये हो गया। ये 3 भूभाग है, 1 2 3। कितने भूभाग हो गए? 3 भूभाग हो गए। इस वाले भूभाग को हम कहते हैं दक्षिणी अरावली। कौन से अरावली? दक्षिणी अरावली। इस वाले भूभाग को कहते हैं हम मध्य अरावली। मध्य अरावली। इस वाले भूभाग को कहते हैं हम उत्तरी अरावली। कौन से अरावली? उत्तरी अरावली। तो अरावली का अध्ययन हम करेंगे कितने भूभागों में बांटे करेंगे? 3 भूभागों में बांट करके करेंगे कि उत्तरी अरावली, मध्य अरावली व दक्षिणी अरावली। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार लक्षद्वीप का समूह है 1100 किलोमीटर है। पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली रायसीना तक कितना है? 492 किलोमीटर है। इसके अलावा राजस्थान कितने किलोमीटर पाई जाती है? 550 किलोमीटर पाई जाती है कि अवशिष्ट है। और इसके अलावा इसकी जो दक्षिणी तरफ इसकी ऊंचाई सर्वाधिक पाई जाती है। तो क्यों पाई जाती है? और इसकी जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ पूर्व की तरफ जाते हैं इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? वो सभी सामान्य जानकारी मैंने आपको दे दी। क्लियर आती? एक बार इसको करो फिर हम एक एक करके अध्ययन करते हैं उत्तरी अरावली, मध्य अरावली व दक्षिणी अरावली। आगे देखते दोस्तों, अरावली पर्वतमाला को अपन ने 3 भागों में बांटा है, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली व उत्तरी अरावली। सबसे पहले अपन बात करते हैं दक्षिण अरावली। इसकी बात करते हैं दक्षिणी अरावली। तो देखो ये 3 भागों में बांट लिया, ये अपना दक्षिणी अरावली। देखो अरावली जो है दक्षिण अरावली, ये भूभाग जो है ये पूर्णतया पर्वतीय भूभाग। पूर्णतया कैसे भूभाग है? ये पर्वतीय भूभाग माना जाता है। अरावली का ये भूभाग है सबसे सघन भी है, सबसे ऊंचा भी है। पर्वत से सबसे सघन भी है और सबसे क्या है? ऊंचा भूभाग भी माना जाता है। कौन कौन से राज्य जो जिले हैं उसमें मुख्य रूप से पाया जाता है? तो सिरोही, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा व राजसमंद में मुख्य रूप से क्या है? पाया जाता है। क्लियर है कि चीज? आगे बात करते हैं कि अरावली पर्वत का जो सबसे ऊंची चोटी शिखर है वो है गुरु शिखर, जो 1722 मीटर है। वो इसी भूभाग में क्या होती है? पाई जाती है। अब देखो यहाँ पे पर्वत श्रेणी के बीच में सकड़े रास्ते पाए जाते हैं जिसे दर्रा कहते हैं। और इस दक्षिण अरावली में इसी दर्रे को नाल या घाट कहा जाता है। दक्षिण
दक्षिणी अरावली में इसी दर्रे को क्या कहा जाता है, नाल या घाट कहा जाता है। पहाड़ी भूभाग में सकड़ा जो मार्ग रहता है उसे हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। और दक्षिण अरावली में इसी दर्रे को नाल या घाट कहा जाता है। जो कौन कौन से दर्रे अपने यहाँ पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं या नाल या घाट पाए जाते हैं, तो पहले बात करते हैं जीवलिया की नाल। कौन सी नाल, जीवलिया की नाल, जिसे पगलिया नाल या चिरवा की नाल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो जीवलिया की नाल है ये राजस्थान और पाली में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान व पाली में मुख्य रूप से पाई जाती है। और ये जो है मेवाड़ व मारवाड़ को जोड़ता है। ये जो नाल है ये किस किस को जोड़ती है, मेवाड़ व मारवाड़ को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। क्लियर। आगे बात करते हैं हम, दूसरी है सोमेश्वर की नाल, जो कहाँ पे स्थित है, राजसमंद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, राजसमंद में स्थित है। ये अरावली की सबसे सकड़ा दर्रा है। ये जो सोमेश्वर की नाल है ये अरावली का क्या है, सबसे सकड़ा दर्रा माना जाता है, जो कहाँ पे स्थित है, राजसमंद में स्थित है। आगे बात करते हैं हाथी गुर्डा दर्रा, जो राजसमंद में स्थित है। इसकी क्या विशेषता है कि इस दर्रे के पास में, राजसमंद में स्थित जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसी दर्रे के पास में क्या है, बना हुआ है। क्लियर। आगे बात करते हैं केवड़ा की नाल, जो उदयपुर में स्थित है। अब इसे केवड़ा की नाल इसलिए कहा जाता है कि इस क्षेत्र में जो केवड़ा के जो वृक्ष है वो सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं। उस वृक्षों की सघनता के कारण से क्या कहा गया है, केवड़ा की नाल कहा गया। फुलवारी की नाल जो है ये उदयपुर में स्थित है। यहाँ पे एक अभ्यारण्य पाया जाता है जिसे हम फुलवारी की नाल अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, जो उदयपुर में क्या है, स्थित है। कमली घाट राजसमंद में है। कमली घाट जो है राजसमंद में है। और यहाँ पर एक ट्रेन चलती है, हेरिटेज ट्रेन, जो कमली घाट से मारवाड़ तक क्या करती है, सुविधा प्रदान करती है। गोरमघाट दर्रा जो है ये राजस्थान में राजसमंद में स्थित है। और इस गोरमघाट दर्रे को राजस्थान का छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। किस नाम से जाता है, राजस्थान का छोटा कश्मीर। राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं, उदयपुर। वैसे ही इसे राजस्थान का छोटा कश्मीर कहा जाता है। किसको, गोरमघाट को कहा जाता है। देसुरी की नाल राजसमंद और पाली की सीमा पर स्थित है। देसुरी कहाँ स्थित है, राजसमंद व पाली की सीमा पर स्थित है। दिवेर की नाल राजसमंद में स्थित है। दिवेर का जो युद्ध हुआ था उसकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ये नाल मानी जाती है। हाथी नाल उदयपुर में स्थित है। हल्दी घाटी दर्रा, इसे राती घाटी के नाम से भी जाना जाता है। हल्दी घाटी दर्रा जो है इसे किस नाम जानते हैं, राती घाटी दर्रे के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे स्थित है, राजसमंद व उदयपुर में मुख्य रूप से ये पाया जाता है। देवबरी की नाल, जिसे ढेबरी की नाल बोलते हैं, कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में स्थित है। और इसी देवबरी की नाल के यहाँ पे जो राजा था जय सिंह, उसने पाल बनवा करके एक झील का निर्माण करवाया, जिस झील का क्या नाम है, जयसमंद झील। क्या नाम है, जयसमंद। देवबरी की नाल ये कहाँ पे, उदयपुर में स्थित है। ये मुख्य रूप से छोटे छोटे अपने यहाँ पे दक्षिण अरावली क्या पाए जाते हैं, दर्रे पाए जाते हैं। सर्वाधिक दर्रे इसी में। फिर आगे बात करते हैं, मध्य अरावली में कम पाए जाते हैं और उत्तरी अरावली में दर्रे है ही नहीं। तो आपको याद केवल कौन कौन से दर्रे करने, दक्षिण अरावली दर्रे याद करने हैं, मध्य अरावली दर्रे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। या फिर मध्य अरावली दर्रे आपको याद करने हैं, दक्षिण अरावली में दर्रे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब मध्य अरावली आपको दर्रे कंप्लीट हो जाएंगे तो। क्लियर। आगे बात करते हैं, वापस हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से अपने दर्रे पाए जाते हैं। जीवलिया की नाल, पगलिया या चिरवा की नाल भी कहते हैं, राजसमंद पाली में स्थित है। मेवाड़ मारवाड़ को जोड़ने का एकमात्र रास्ता ये जोड़ता है। सोमेश्वर के साथ राजसमंद में स्थित है। ये राजस्थान का सबसे सकड़ा क्या है, दर्रा है। हाथी घोड़ा नाल राजसमंद में स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे कुंभलगढ़ दुर्ग जो है इसी के किनारे पर बना हुआ है। केवड़ा की नाल कहाँ पे, उदयपुर में स्थित है। केवड़ा की नाल क्यों कहा जाता है, केवड़ा वृक्ष की अधिकता के कारण से केवड़ा की नाल कहते हैं। फुलवारी की नाल कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में स्थित है। और यहाँ पे एक अभ्यारण्य बना हुआ है जिसे कहते हैं फुलवारी की नाल अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में स्थित है। कमली घाट दर्रा, कमली घाट जो दर्रा है ये राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पे क्यों प्रसिद्ध है कि यहाँ पे एक हेरिटेज ट्रेन चलती है जो कमली घाट को मारवाड़ से जोड़ती है। गोरमघाट दर्रा ये इसे जो है राजस्थान का छोटा कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे प्रसिद्ध है, ये राजसमंद में जाना जाता है। देसुरी की नाल कहाँ पे स्थित है, राजसमंद पाली की सीमा पे स्थित है। और इसके अलावा दिवेर की नाल राजसमंद में स्थित, दिवेर की से संबंधित है।
हाथी नाल कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है। हल्दी घाटी दर्रा उदयपुर और राजसमंद या राजसमंद या उदयपुर में स्थित है। और हल्दी घाटी दर्रे को राधे घाटी के नाम से भी जाना जाता है। हल्दी घाटी युद्ध जो होता है इसी दर्रे के आसपास के क्षेत्र में होता है। डेविल की नाल कहाँ पे? उदयपुर में स्थित है। इसी नाल के यहाँ पे तो जो राजा जयसिंह इसने पाल बनाकर एक झील का निर्माण किया, इसका नाम था जयसिंह झील का निर्माण इसने करवाया था। आगे बात करते हैं देवबारी की नाल जो कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है। यहाँ तक की बात होगी अपनी कंप्लीट। ठीक है, कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? सिरोही, उदयपुर, सलूंगपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद में पाया जाता है। अरावली का सबसे सघन और सबसे ऊंचा भूभाग माना जाता है, जो पूर्णतः किससे ढका हुआ है? पर्वतीय भूभाग से ढका हुआ। उतारो एक बार इसे। और आगे की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन देखेंगे कि अरावली के कौन कौन से जो मुख्य शिखर है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, और अरावली के इस क्षेत्र में कौन कौन से पठार है जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ओके दोस्तों।